Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Today we are going to start with our next chapter, that is ecology. Ecology के 2 chapters हैं total. Ecology 1 आज हम start करने वाले हैं. It is about individuals and populations. All animals have certain requirements for life. In searching out these requirements, animals come into contact with members of their own species and other species. The resulting interactions mold their life of animals involved. Sometimes these interactions are obvious and even violent, such as between the predator and prey, and other interactions may occur without the participants seeing even each other. तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के रिलेशनशिप्स हम बेसिकली स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे कि पॉपुलेशंस क्या होती हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ़ जो फैक्टर्स हैं जो कि उनकी लाइफ को बिल्डअप कर रहे हैं वो कैसे काउंट करते हैं. तो बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज़ जो है वो इसमें मैटर करेगा, क्योंकि हम इकोलॉजी में यही रेफरेंस लेते हैं कि कोई जो इकोसिस्टम की कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के बाहमी ताल्लुकात और उनके फिर एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो सारे के सारे इसमें मुतय्यन होता है. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल्स इन देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट. एबायोटिक एनवायरनमेंट के रेफरेंस से हम इसकी मुख्तलिफ़ डिटेल्स देखेंगे, जिसमें उनके एनर्जी के बजट्स होंगे, टेम्परेचर का रेफरेंस होगा, एनिमल्स की मुख्तलिफ़ जो इनएक्टिविटी के स्टेजेस हैं, दैन मॉइस्चर, लाइट, इसके बाद उसकी जियोलॉजी एंड सॉइल, यानी मुख्तलिफ़ इसकी हेडिंग्स हम स्टडी करेंगे. स्टार्ट हम लेते हैं इस टॉपिक का. An animal's habitat or environment includes all the living factors that are called biotic and non-living factors called the abiotic characteristics of the area in which the animal lives. Abiotic characteristics of habitat include availability of oxygen and inorganic ions, light, temperature and current of wind velocity. मुख्तलिफ़ तरह के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. और सबसे पहले कोई भी एनिमल जब किसी हैबिटेट का सिलेक्शन करता है, हम देख चुके हैं पहले भी, तो उसमें प्रायोरिटी होती है कि वो पहले एबायोटिक फैक्टर्स को देखे और उनकी जजमेंट के बाद उसको सिलेक्ट करे अपने हैबिटेट के लिए. Physiological ecologists who study the abiotic influences have found that animals live within a certain range of values called the tolerance range for any environmental factor. फिर उसके बाद टॉलरेंस रेंज एक हमारे पास टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स की बेसिकली कैपेसिटी के लिए कि वो किस हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं. जैसे टेम्परेचर की एक अपर टॉलरेंस लिमिट होगी, एक लोअर टॉलरेंस लिमिट होगी, यानी कम से कम टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना. यही जो बात है या यही हकीकत जो है वो दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स, दूसरे जो एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके लिए भी होगी. यानी मॉइस्चर की कम से कम लिमिट क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट क्या है. इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो और फैक्टर्स हैं, फूड के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम से कम कितनी बर्दाश्त की जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर मतलब अच्छा ही है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों. At either limit of tolerance range, one of the more essential functions cease. यानी जब भी कोई लिमिटिंग फैक्टर लिमिट आ जाती है टॉलरेंस रेंज की, यानी अपर लिमिट पे अगर पहुंच जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो है उनकी एक ख़ास टेम्परेचर रेंज होती है जिसके अंदर वो रहते हुए काम करते हैं. हम जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनमें से टेम्परेचर और पीएच एक्टिविटी जो है वो मुतासिर करती है एंजाइम्स की एक्टिविटी को. सो हम अगर एग्जांपल लें तो एंजाइम्स के लिए एक होती है रेंज अपर रेंज, जिसमें एक एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकता है और उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका फंक्शन स्टॉप हो जाएगा. इसी तरह से एक लोअर लिमिट होती है टेम्परेचर की, जिसमें अगर कम किया जाए टेम्परेचर तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी और एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. सो उसको हम एक टॉलरेंस रेंज कहते हैं जिसकी ऊपर और नीचे की लिमिट्स होती हैं और उनके अंदर रहते भी कोई भी एनिमल जो है वो पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. A certain range of values within the tolerance range called the range of optimum defines the conditions under which an animal is most successful. फिर उस जो हमारे पास टॉलरेंस रेंज होती है उसमें से फिर एक ऐसा लेवल होता है जिसको हम रेंज ऑफ ऑप्टिमम का नाम देते हैं. ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि एक एनिमल जब मैक्सिमम अपनी एक्टिविटीज़ को उस रेंज के अंदर इस्तेमाल कर सकता है. कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे हम ले लें, उसमें लाइट हो सकती है, उसमें टेम्परेचर हो सकता है, उसमें कोई भी ऐसा एबायोटिक फैक्टर जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो उसमें हम देख सकते हैं एक उसकी लोअर लिमिट होती है, एक उसकी अपर टॉलरेंस लिमिट है, दरमियान में एक रेंज है उसके पास जिसमें उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम है, जिसमें वो मोस्ट सक्सेसफुल है या जिसमें उसकी जो लाइफ है वो समझिए कि मैक्सिमम एक्टिव है और मैक्सिमम उसमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है. तो रेंज ऑफ ऑप्टिमम से मुराद क्या है बेसिकली कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कुछ ऐसी रेंज मौजूद होना वहाँ पर जहाँ पे एनिमल जो है वो मोस्ट सक्सेसफुली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. इसको हम रेंज ऑफ ऑप्टिमम का नाम देते हैं. Combinations of abiotic factors are necessary for an animal's survival and reproduction.
When one of these is out of an animal's tolerance range, it becomes a limiting factor. यानी अगर हम बात करें इसके मुख्तलिफ एबायोटिक फ़ैक्टर्स की, तो एबायोटिक फ़ैक्टर्स अगर फ़र्ज़ करें कि टोटल 5 हैं रिक्वायर्ड एक एनिमल को सपोज़, तो उसमें से 4 पूरे मौजूद हैं, लेकिन 5वां जो एक फ़ैक्टर है वो लिमिटिंग हो जाता है। लिमिटिंग का मतलब क्या है कि उसकी जो मिकदार है, उसका जो लेवल है वो पूरा नहीं उतर रहा उसके मेयार के ऊपर या उसकी ज़रूरत के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड अ लिमिटिंग फैक्टर। व्हेन वन ऑफ दीज इज़ आउट ऑफ द एनिमल्स टॉलरेंस रेंज, इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। यानी कोई चीज़ बहुत हद से कम है या बहुत हद से ज़्यादा जिसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा सकता, तो वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो अ स्ट्रीम इंसेक्ट मे हैव अ प्रॉपर सबस्ट्रेट फॉर शेल्टर, एडिक्वेट करंट टू ब्रिंग इन फूड एंड एड इन डिस्पर्सल, एंड द proper ions to ensure the growth and development, inadequate supplies of oxygen made the life impossible। यानी हम अगर एग्जांपल लेते हैं एक इंसेक्ट की ही, जिसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं कि उसके पास प्रॉपर सबस्ट्रेट भी है, उसके पास एनवायरनमेंट भी है अच्छा रहने के लिए, उसके पास फूड के लिए मुख्तलिफ जो पानी के करंट्स हैं वो भी मौजूद हैं ताकि फ़ूड उसको एडिक्वेटली सप्लाई हो जाती है उस पानी के करंट से। फिर उसके बाद मुख्तलिफ आइंस भी उसकी बॉडी के पास मौजूद हैं जिनसे वो ग्रोथ और डेवलप कर सकता है। लेकिन एक चीज़, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उसको सही नहीं मिलती है तो उसकी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, या वो ऑक्सीजन को हम कहेंगे कि ये उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है, इन उसको सही अवेलेबल नहीं है और उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस हो रही है। Often an animal's response to an abiotic factor is to orient itself with respect to it. Such as orientation is called taxis। यानी अब हम कहते हैं कि एक abiotic factor की ऐसी भी एग्जांपल होती है जिसमें हम मुराद लेते हैं कि एनिमल उसकी तरफ मूव करता है या उसके अगेंस्ट मूव करता है। तो मूवमेंट के हिसाब से किसी भी एबायोटिक फैक्टर को हम टैक्सिस का नाम देंगे कि उसकी ओरिएंटेशन एनिमल की मूवमेंट टुवर्ड इट और अगेंस्ट इट इज़ कॉल्ड टैक्सिस। फॉर एग्जांपल, अ रिस्पॉन्स टू लाइट इज़ कॉल्ड फोटोटैक्सिस। अब हम ये पढ़ चुके हैं बहुत पहली क्लासेस से कि बेसिकली किसी भी जानिब जो है वो मूव करना पॉजिटिव मूवमेंट और किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना नेगेटिव मूवमेंट कहलाता है, उसको हम टोटली टैक्सिस का नाम देते हैं। अब लाइट के अगेंस्ट अगर वो मूवमेंट होगी, दैट विल सिंपली बी called phototaxis। If an animal favors well lightened environment and moves toward a light source, it is displaying positive phototaxis। यानी एक एनिमल जो कि लाइट लविंग है, लाइट की तरफ जाना चाहता है और फेवर करती है लाइट उसको, तो वो पॉजिटिवली फोटोटैक्सिस होगा, यानी लाइट की तरफ मूव करने वाला होगा। इफ़ इट प्रेफर्स लो लाइट इंटेंसिटीज एंड मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, इट डिस्प्लेज नेगेटिव phototaxis। Physiological ecologists have found that tolerance ranges often change in response to altered environmental conditions। फिर ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है, ऐसे इकोलॉजिस्ट जो कि एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है बेसिकली कि एक एनिमल जो कि अपने पहले एक इलाके में रहता था, फिर उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। यानी टेम्परेचर की अगर हम चेंजेस की बात करें, सपोज़ कि कैटफ़िश है, उसको मेंटेन कर दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक कैटफ़िश है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है। दो डिफरेंट हैं एनवायरनमेंट में रहने वाली, लेकिन स्पीशी हमारे पास एक ही है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर सीज़न चेंज होने से या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है और कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो सेटल हो जाता है वो एनिमल उसमें रहने के लिए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। Catfish maintained at 25 degrees centigrade have a tolerance range of for temperature that is 2 to 3 degree lower than the catfish maintained at 30 degree centigrade। यानी हमारे पास एक कैटफिश है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने के काबिल है और उसके पास जो है वो इतनी केपेबल है कि वो दूसरी कैटफिश के मुकाबले में थोड़ा सा कम टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकती है। तो इस कैटफिश की जो स्पीशी अगरचे सेम है लेकिन एनवायरनमेंट उन दोनों का डिफरेंट है रहने का, तो इसकी टॉलरेंस लिमिट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने की उसको आदत हो गई है और उसकी वजह से उसकी टॉलरेंस लिमिट जो है वो 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर भी हो सकती है। लेकिन जब इस कैटफिश को हम दूसरे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो पहले वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसके लिए टॉलरेंस लिमिट डिफरेंट होगी और इसके लिए टॉलरेंस लिमिट डिफर करती है। सच चेंजेस इन टॉलरेंस रेंजेस आर कॉल्ड एक्लेमेशन। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही एनिमल है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि उसका सीज़न की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशन डिफ़र करने की वजह से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उसमें नेक्स्ट एनवायरनमेंट में जाकर अगर उसको वहाँ पे रहने की हैबिचुएशन हो जाए या वहाँ पे रहने के वो काबिल हो जाए, तो उसकी टॉलरेंस रेंजेस में थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्लेमेशन। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी का रेफरेंस लेंगे हम, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनको हर काम में और हर चीज़ को मेंटेन करने में एबायोटिक फैक्टर्स के साथ उसको कोप करने के लिए रिक्वायर्ड है एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क फॉर एन एनिमल
Work includes everything from foraging for food to moving molecules around within the cells. यानी हर चीज़, हर काम के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहे वो उसको खुराक की तलाश के लिए कहीं इधर उधर जाना है, मूव कर रहा है, और चाहे उसकी बॉडी के अंदर कोई एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो सब प्रोसेसेस के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम जो है एनर्जी रिक्वायरिंग होगा। टू सप्लाई देयर एनर्जी नीड्स एनिमल्स इंजेस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इस मकसद के लिए कि जिस काम के लिए उसको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं से हासिल करेगा, तो इन सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो बेसिकली फूड लेता है। दैट इज़ एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, autotrophic that are plants, they carry on photosynthesis or other carbon fixing activities that supply other in their food resources। तो ऑटोट्रॉफ के मुकाबले में जो कि प्लांट्स हैं बेसिकली और अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, उनको बाहर से लेना पड़ती है खुराक। एंड अकाउंटिंग फॉर एन एनिमल्स टोटल एनर्जी इनटेक एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दैट एनर्जी इज यूज्ड एंड लॉस्ट इज कॉल्ड द एनर्जी बजट। एनर्जी बजट हमारे पास एक डेफिनेशन है यहाँ पर कि हम बेसिकली जिस तरीके से हिसाब किताब रख सकते हैं एक एनिमल के अंदर, उसने एनर्जी की इनटेक कैसे की है, उसके अंदर एनर्जी उसने डिराइव कैसे की है फूड मॉलिक्यूल से, उसको यूटिलाइज़ कैसे किया है, उसके पास एक्सक्रीट कौन सी हो गई है, यानी फालतू एनर्जी कौन सी निकल गई है उसकी बॉडी से जिसको हम कह सकते हैं उसके काम नहीं आई और एक्सक्रीशन में चली गई है, और कुछ एनर्जी उसको बच भी गई है एज अ सेविंग जिसको अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऑल दीज काउंटिंग्स आर इंक्लूडेड इन एनर्जी बजट। And accounting for an animal's total energy intake and a description of how the energy is used and lost and is called an energy budget। बेसिकली हम इसको एक फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि एक एनिमल जो है उसके अंदर जो टोटल वो फूड टेक इन करता है, जो भी कुछ वो खाता पीता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस एनर्जी इनटेक। ग्रॉस का मतलब है टोटल या ओवरऑल एनर्जी इनटेक उसने की है। उसके बाद वो एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज़ करेगा, किस तरह से उसकी डिवीज़न होगी एनर्जी की, तो उसमें से कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी जिसको हम कहेंगे कि उसके किसी काम नहीं आई, वो एक्सक्रीटरी एनर्जी थी या फीसिस में या एक्सक्रीशन के थ्रू वो रिलीज़ हो गई और उसके किसी काम नहीं आई, दैट विल बी कॉल्ड एक्सक्रीटरी एनर्जी। कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंस एनर्जी, यानी वो एनर्जी जिसको इसने खाने के बाद एसिमिलेट किया, उसको हर सेल के पास पहुंचाया, सेल्स ने उसको मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज़ किया, उसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंस एनर्जी। इसमें पंपिंग ब्लड, गैस एक्सचेंज, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपेयर प्रोसेसेस, यानी लाइफ के मुख्तलिफ कामों को उसने मेंटेन करने के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया, दैट विल बी कॉल्ड एग्जिस्टेंस एनर्जी। उसके बाद एक ऐसी एनर्जी होगी कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये सारे काम करने के बाद एक्सक्रीटरी एनर्जी भी निकल गई, एग्जिस्टेंस एनर्जी भी उसने एक्वायर कर ली, उसके बाद कुछ एनर्जी अगर उसको सेविंग हो जाती है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्टिव एनर्जी। इट कैन बी यूज्ड इन ग्रोथ, मेटिंग एंड केयरिंग ऑफ यंग वंस। तो इसमें हम ये टोटल जो चीज़ें हैं, ये सारा प्रोसेस जिसमें हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें उसका हिसाब किताब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी बजट। The total energy contained in food an animal eats is the gross energy intake. Some food is undigested and some food that is digested is not absorbed in the bloodstream. Energy is unabsorbed and undigested food is lost in the feces. Other food may be absorbed but later lost to excretion in urine or perspiration. Energy lost in the feces and through excretion is called excretory energy। यानी टोटल जो ग्रॉस एनर्जी थी उसमें से कुछ पोर्शन एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, चाहे वो एक्सक्रीशन के थ्रू हो, चाहे पर्सपिरेशन के थ्रू हो, चाहे वो फीसिस के थ्रू निकल जाए, बहरहाल वो एनिमल के काम में नहीं आता, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी एनर्जी। सेकंड जो है हमारे पास, द रिमाइंडर ऑफ ग्रॉस एनर्जी इनटेक इज absorbed and is available for cell work. Some of this energy supports the animal's maintenance activities such as pumping blood, exchanging the gas, supporting repair processes and maintaining the nervous, sensory and endocrine functions. In addition, animal must have energy for necessary activities such as catching food, escaping predators and finding the shelter। ये सारे काम करने के लिए जो उसको एनर्जी मिलती है उस फूड से, the energy devoted to minimal maintenance and necessary activities is called existence energy। थर्ड लेवल पे हमने देखा एनी एनर्जी लेफ्ट आफ्टर एग्जिस्टेंस एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस कैन बी डिवोटेड टू ग्रोथ, मेटिंग, नेस्टिंग एंड केयरिंग ऑफ द यंग। यानी कुछ एनर्जी जो कि सेविंग में आ जाती है उसके पास, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्टिव एनर्जी। द पोर्शन ऑफ ग्रॉस एनर्जी इनटेक दैट एक्सीड्स द excretory and existence energy is called productive energy. Survival requires that individuals acquire enough energy to supply these productive functions। यानी सर्वाइवल के लिए बेसिकली यही चीज़ ज़रूरी है कि एक्सक्रीटरी एनर्जी और उसके बाद प्रोडक्ट जो उसके पास एग्जिस्टेंस एनर्जी थी उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेवल एनर्जी का उसके पास मौजूद हो ताकि वो ज़रूरी काम भी कर सके अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल रिक्वायर्स दैट इंडिविजुअल एक्वायर
enough energy to supply these productive functions. Favorable energy budgets are sometimes difficult to attain, especially in temperate regions where winter often makes the food supply scarce. तो इसमें अमूमन जो है वो कुछ ना कुछ तो बहरहाल वो अचीव कर ही लेते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है जबकि कुछ ऐसा सीज़न आ जाए जैसे विंटर की या बहुत ज़्यादा गर्मियों की एग्जांपल हम ले लें, तो उसमें टेम्परेचर उनके लिए जो फूड सप्लाईज है वो उनको मिनिमाइज़ कर देता है या वह लिमिटिंग फैक्टर्स उनके सामने आ जाते हैं। उस सिचुएशन में एक आइडियल जो कंडीशन है वो नहीं डेवलप कर पाती या वो उसको सारे रिसोर्सेज मीट अप नहीं कर सकता एक एनिमल, और मुश्किल हो जाते हैं ये सारे लेवल्स अचीव करने। इसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर का फैक्टर, जो कि एबायोटिक फैक्टर में बहुत अहमियत रखता है इस लिहाज से कि एनिमल्स जिस भी हैबिटेट का सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले कोई चूज़ करते हैं किसी जगह को रहने के लिए, तो उनकी टॉप प्रायोरिटी उनका उस जगह का टेम्परेचर है जिसको वो टॉलरेट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। An animal expends part of its existence energy in regulating body temperature. Temperature influences the rate of chemical reactions in an animal cell, that is called metabolic rate, and affects the animal's overall activity. Obviously हम जानते हैं कि एनिमल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि उसको एंजाइम्स जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, और एंजाइम्स का टोटली डिपेंडेंस जो है वो एक तरह से टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक एनिमल का जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो सर्वाइवल है, वो उसके टेम्परेचर के ऊपर, बॉडी टेम्परेचर उसके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल सेल्डम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ एन इनइक्वालिटी बिटवीन द हीट लॉस एंड हीट गेन। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एनिमल को बाहर से हीट एनर्जी मिल भी रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी बॉडी से लॉस भी हो रहा है उस चीज़ का। हीट एनर्जी कैन बी लॉस्ट to objects in an animal's surroundings as the infrared and heat radiation, to the air around the animal through convection and the evaporative heat. एनिमल के अंदर से जो हीट उसकी मौजूद है वो बाहर की तरफ कैसे कैसे रेडिएट होती है, कैसे निकल के जाती है, उसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स है कि इंफ्रारेड की सूरत में, हीट रेडिएशन की फॉर्म में, या कन्वेक्शन की फॉर्म में, या एवेपोरेटिव हीट की फॉर्म में ये हीट का लॉस होता रहता है कंटिन्यूसली उसकी बॉडी से, और दूसरी तरफ वो हीट गेन भी करता है इसी तरीके मुख्तलिफ जगहों से। ऑन द अदर हैंड हीट इज़ गेन फ्राम सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड एंड हीट रेडिएशन फ्राम द ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड रिलेटिवली इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट जनरेट हीट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर फंक्शंस। तो उसमें हीट गेन के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, उसी तरह से कि डायरेक्टली सनलाइट भी दे रही है हीट एनर्जी, इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन से भी आ रही है, मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पे इधर उधर मौजूद हैं जिनमें से हीट निकल रही है और एनिमल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एनिमल्स के अंदर चल रही हैं जिनका काम कोई नहीं या इनएफिशिएंट है, और उनके नतीजे में बाय प्रोडक्ट के तौर पर हीट पैदा हो रही है, वो भी उनको गर्माहट दे रही है। Thermoregulatory needs influence many habitat requirements such as the availability of food, water and shelter. तो इसमें यह है कि एनिमल का बेसिकली जो थर्मोरेगुलेटरी नीड्स होती हैं, जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबसे आटमोस्ट लेवल की हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों को भी आगे जाकर मुतासिर करती हैं कि फूड, वाटर और शेल्टर की अवेलेबिलिटी डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक इन्फ्लुएंस के एक जो मुख्तलिफ हाइपोथेसिस या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ थेरीज डिराइव की गई कि क्या ताल्लुक़ है एनिमल का उसके टेम्परेचर वैल्यूज़ के साथ या उसके एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कंडीशंस के साथ। बॉडी साइज़ एंड मेटाबॉलिक रेट्स आर इंटर रिलेटेड, यानी इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बॉडी साइज़, एक एनिमल कितना छोटा है और कितना बड़ा है उसका, और मेटाबॉलिक रेट्स का जो है वो आपस में गहरा ताल्लुक़ है। यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि छोटे एनिमल जितना छोटा होगा, जितना लाइट वेटेड होगा, बॉडी साइज़ उसका छोटा होगा, तो मेटाबॉलिक रेट उसका हाई होगा। यानी आप कह सकते हैं कि छोटे एनिमल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जितना मेटाबॉलिक रेट जो है वो हम कम ऑब्जर्व करते हैं एनिमल का, तो हम देखेंगे कि उसी के मुताबिक उसका साइज़ भी अल्टीमेटली बड़ा हो जाता है। In a particular taxonomic category, small animals have higher rates of metabolism than do the larger animals. तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये आई है नॉर्मली कि बड़े एनिमल्स जो हैं वो अमूमन जो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव कहने का मतलब है कि लेस एक्टिव है as compared to smaller animals. For example, the metabolic rate of a mouse is more than 20 times higher per gram of tissue than the metabolic rate of an elephant. यानी एक ग्राफ के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें हमें प्लॉट करके दिखाया गया बेसिकली कि एक एनिमल मुख्तलिफ जो हमारे पास कैटेगरीज़ हैं उनको अगर हम रख दें उनके वेट के हिसाब से, उनके जो बेसिकली बॉडी साइजेज़ हैं उसके हिसाब से प्लेस करें, और दूसरे एक्सिस पे हम उनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शन रेट्स हैं उनको हम रखें, तो हम देखते हैं कि जितने भी हैवियर एनिमल्स हैं जितना ज़्यादा
उनका मैस केजी में होगा उतना ही ज़्यादा वो लेस एक्टिव होंगे, और जैसे जैसे हम लाइटर वेट की तरफ आएंगे हम देखेंगे कि उनके अंदर एक्टिविटी या उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई है। जैसे हम एलिफेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा जो है वो मैस दिखाया गया है और उसको इनएक्टिव लेवल के ऊपर दिखाया गया है, जबकि हम देख सकते हैं यहाँ पे माउस और श्रीयूज़ की जो एग्जांपल्स हैं उनमें एक्टिविटी, क्योंकि वो छोटे साइज़ के हैं और लाइट वेटेड हैं, उनके अंदर दिखाया गया कि मेटाबॉलिक रेट या उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स। The reason for this relationship between size and metabolic rate is not entirely clear. A traditional explanation is that small animals have a higher surface area to volume ratio and thus a body size increases. There is a relatively less body surface over the which heat is lost. यानी टेम्परेचर का एक इन्फ्लुएंस बताया गया है, लेकिन बहरहाल ये इतना क्लियर नहीं है। एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जितना छोटा एक एनिमल होगा उतना ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशो अवेलेबल होगी टेम्परेचर के एक्सचेंजेस के लिए, और जितना बड़ा एक एनिमल होगा उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम होगा और उसके अंदर से हीट लॉस जो है वो कम से कम होगा। दिस एक्सप्लेनेशन हाउएवर इज़ लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। एक्टोथर्म्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो कि बाहर के हीट सोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो खुद अपने अंदर से एनर्जी जनरेट नहीं करते अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। दे आर एनिमल्स दैट यूज़ एक्सटर्नल हीट सोर्सेज फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर whose rate of heat loss is less influenced by body size show the same relationship of metabolic rate to the body mass as endotherms। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि ये वाली जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो वाली, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स के अंदर दोनों में एक ही रिलेशनशिप पाया जाता है, सो हम कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो कि इंटरनल हीट सोर्सेज यूज़ करते हैं, इंटरनल मेटाबॉलिक जो हीट है उसको अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन दोनों के अंदर सेम ही चीज़ पाई जाती है, सो हम कहते हैं कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो या इस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है टेम्परेचर के साथ, और इसमें बेसिकली मेटाबॉलिक रेट के बैलेंस के साथ। The surface area explanation, however, probably does explain another observation. Members of a species living in cold climates tend to be larger than members of the same species in warm climates. एक बात है कि जो ऑब्ज़र्व की जा सकती है और जिसको सही माना जा सकता है वो क्या है कि अमूमन हम देखते हैं कि जो ठंडे इलाकों में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो कोल्ड क्लाइमेट्स हैं या जहाँ पे सिंपली हम कहें कि बर्फ़ पड़ती है या बर्फ़ानी इलाके हैं, वहाँ पे एनिमल्स का साइज़ अमूमन हमें बड़ा देखने को मिलता है और एज़ कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट्स। द स्मॉलर सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ बॉडी मास ऑफ लार्जर एनिमल रिड्यूसेस द हीट लॉस कम्पेयर टू स्मॉलर एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। यानी अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें कोल्ड एरिया में रहने वाले एनिमल्स ज़्यादा बड़े साइज़ का क्यों नज़र आएगा? क्योंकि उसके अंदर से बेसिकली लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाना और कम से कम सरफेस एरिया दिया जाना है हीट लॉस के लिए, क्योंकि उसको चाहिए ही यही कि बेसिकली वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करे, अपने टेम्परेचर को अपने अंदर बाउंड करके रखे और हीट लॉस उसके अंदर से कम हो। और स्मॉलर एनिमल होगा तो ज़ाहिर बात है सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा तो हीट लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो प्रॉबेबली लार्जर इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो वो डिक्रीज़ करना मकसद है ताकि उनके अंदर से हीट लॉस कम से कम हो। इससे रिलेवेंट एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज़ एनिमल इनएक्टिविटी। यानी एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कोप करने के लिए या एनवायरनमेंट की मुख्तलिफ़ कंडीशंस को बर्दाश्त करने के लिए वो ख़ास जो सीजन्स हैं या ख़ास टाइम है उसके अंदर इनएक्टिव हो जाते हैं ताकि वो अपने मेटाबॉलिक लेवल को भी मेंटेन कर सकें और उस जो एनवायरनमेंट है उनका जो हैबिटेट है उसके अंदर सर्वाइव भी कर सकें। When food becomes scarce or when animals are not feeding for other reasons, they are subject to starvation। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं तो फूड रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हो जाएंगे, कमी पड़ जाएगी उनको उस सिचुएशन में, या फिर एनिमल जो है वो किसी और वजह से जिस टाइम पे भी खुराक नहीं ले रहा तो उसका मतलब है कि उसको सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा जब भी उसको फूड अवेलेबिलिटी कम होगी। This problem is especially severe for small endotherms whose metabolic rates are high and whose energy reserves are small। तो ये सिचुएशन तब स्वेयर हो जाती है जब ये छोटे एनिमल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, और छोटे एनिमल्स भी कौन से? जो कि एंडोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स का मतलब क्या है कि उन्होंने बाहर से तो हीट लेनी नहीं है, ज़्यादातर उनके अपने अंदर से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनसे उन्होंने हीट जनरेट करनी है, और ये हीट तभी जनरेट होगी जब उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, और केमिकल रिएक्शंस के लिए उनको बहरहाल फूड जो है वो चाहिए होगी। जब फूड अवेलेबल नहीं है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा और उनको जो है एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो सिंपली उनके अंदर स्टारवेशन जो है वो स्वेयर ऑब्जर्व की जा सकती है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिक्रीज ड्रामेटिकली। तो एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने क्या स्ट्रैटेजी रखी है कि ऐसी सिचुएशन में जब उनको फूड अवेलेबल नहीं है या फिर वो किसी वजह से भी अपनी जो वो सिचुएशन को
जारी नहीं रख पाते फूड टेकिंग की, तो सिंपली उनकी बॉडी जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर लेती है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर लेती है ताकि उस पीरियड को गुजार सके। उसको हम बेसिकली पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कहते हैं। इस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के 4 टाइप्स हैं। यानी एनिमल्स में देखा गया है कि 4 तरह की इनएक्टिव स्टेजेस उनके अंदर आ सकती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टेजेस हैं। First condition, that is called torpor. Torpor is a time of decreased metabolism and lowered body temperature in daily activities cycle. यानी डेली एक्टिविटीज़ में किसी टाइम पे अगर एनिमल अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है, एनर्जी इनटेक और उसकी कंजम्पशन को कम कर लेता है, तो उसको हम टॉर्पर का नाम देते हैं। हमिंग बर्ड एंड बैट्स मस्ट फीड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली व्हेन दे आर एक्टिव। अब ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैट्स और हमिंग बर्ड्स। इनको जब अपना सर्वाइवल करना है तो इसका मतलब है उनको हर टाइम पे जो है वो, क्योंकि मेटाबॉली एक्टिव एनिमल्स हैं, छोटे साइज़ के हैं, इसलिए उनको हर वक्त जो है वो फूड चाहिए है, हर वक्त मुसलसल उनको फूड लेना पड़ेगी या फीड करना पड़ेगा। देयर बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप ड्रामेटिकली ड्यूरिंग डेली पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी। अब दिन में किसी भी टाइम पे अगर फ़र्ज़ करें कि वो फूड नहीं लेते जिस टाइम पे, तो उनका मेटाबॉलिक रेट फ़ौरन ड्रॉप कर जाएगा और उस टाइम पे वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाएंगे। अब ये नेचुरली भी इनके अंदर होता है कि जिस टाइम पे वो फूड नहीं ले रहे होते, जिस टाइम पे वो मेटाबॉली अपना रेट स्लो डाउन कर लेते हैं, तो सिंपली उनको वो पीरियड जो है वो सर्वाइव करते हुए, ज़िंदा रहते हुए गुजारना है किसी तरीके से, तो सिंपली वो टॉर्पर की कंडीशन में चले जाते हैं जब वो लिटरली अपना मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप कर लेते हैं। A lower metabolic rate conserves the energy and allows hummingbirds and bats to survive periods when they do not feed. तो उस पीरियड को बेसिकली हम टॉर्पर का नाम देते हैं, जिसमें लिटरली जब वो फूड नहीं ले रहे तो सिंपली अपना मेटाबॉलिक रेट उसको भी कम कर लेंगे, और जैसे मेटाबॉलिक रेट कम होगा एनर्जी की डिमांड कम हो जाएगी और वो पीरियड थोड़ा सा जो है रेस्ट का या आप कह सकते हैं इनएक्टिविटी का वो गुजर सकता है। At the end of period of torpor, metabolic activity and body temperature rises quickly. वो उस कंडीशन के बाद जब टॉर्पर से निकलते हैं, दोबारा से एक्टिव होते हैं, तो फ़ौरन ही फूड लेना शुरू कर देते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और वो एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है इनएक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। इट इज़ द टाइम ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर दैट मे लास्ट फॉर वीक्स और मंथ्स। हाइबरनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तकरीबन पूरा सीज़न भी हो सकता है, ओवर विंटर भी हो सकता है, कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो अपने मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेते हैं और ये लंबे अरसे तक चला सकते हैं इस कंडीशन को। ट्रू हाइबरनेशन अकर्स इन स्मॉल मैमल्स सच एज rodents, shrews and bats. The set point of hibernator thermoregulatory center drops to about 20 degrees centigrade, but thermoregulation is not suspended. यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज़ कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 30 to 35 अगर वेरी करता है, तो हाइबरनेशन की कंडीशन में वो अपने टेम्परेचर को कम कर लेंगे इस हद तक कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसको ड्रॉप नहीं किया जाएगा, उसको कुछ ना कुछ जो है वो मेंटेन इस सूरत हाल में किया जाएगा। This maintenance of thermoregulation distinguishes hibernation from the winter inactivity of ectotherms. Ectotherms क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं इंटरनल मेटाबॉलिज्म से, बल्कि बाहर के सोर्सेज को ही यूज़ कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो एंडोथर्म से वेरी करती है। This maintenance of thermoregulation distinguishes hibernation from winter inactivity of ectotherms. Snakes जैसे ectotherms हैं, they for example overwinter in retreats that are unlikely to experience freezing temperatures. यानी जो snakes हैं अगर वो winter की जो ज़माना है उसके अंदर अपनी रिट्रीट्स में चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं और वहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स भी वो फेस कर सकते हैं। In an unusually cold weather, however, animals may freeze to death because they have no internal thermoregulatory abilities. तो स्नैक्स में क्योंकि थर्मोरेगुलेटरी एबिलिटी नहीं है, मेटाबॉलिक हीट जनरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते वो, इस वजह से अगर फ़र्ज़ करें कि फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है वहीं पे विंटर स्लीप के दौरान या इस हाइबरनेशन के दौरान में, और क्योंकि उनके अंदर ये प्रोसेस ही नहीं पाया जाता इंटरनल हीट रेगुलेशन का। जबकि जो ट्रू हाइबरनेटर्स जिनको हम कहते हैं वो बेसिकली मैमल्स होते हैं या उनके अंदर इंटरनल हीट जनरेशन की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हम उनको एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। तो इसको हमने बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना कि हाइबरनेशन जो है वो नॉर्मली हाइबरनेटर्स जो है वो मैमल्स की कैटेगरीज में आती हैं और इनको हमने डिस्टिंग्विश करना है एक्टोथर्म्स से, जो कि स्नेक्स या लोअर एनिमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स एंडोथर्म्स हैं, उनके लोअर जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं दैट आर एक्टोथर्म्स। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है विंटर स्लीप की। विंटर स्लीप नाम से जाहिर है कि ये सर्दियों के मौसम में एक ऐसा इनएक्टिविटी का पीरियड है जो कि जिस सूरत हाल में मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट।
Winter sleep occurs in some large animals. Large energy reserves sustain these mammals through the period of winter inactivity. अब जैसे हम बियर की एग्जांपल ले लें, जो रीछ होते हैं, बर्फानी रीछ वगैरह, ये इनएक्टिविटी के स्टेजेस में जा सकते हैं. इनके अंदर बेसिकली जो है वो सर्दियों के लिए फ़ैट की फॉर्म में या एनर्जी रिजर्व्स के फॉर्म में इनके पास आप कह सकते हैं कि एक ज़ख़ीरा होता है जिसको वो सर्दियों में यूज़ करेंगे. तो लार्ज एनर्जी रिजर्व सस्टेन दीज मैमल्स through periods of winter inactivity. Body temperatures do not drop substantially and sleeping animals can wake and become active very quickly, as any rookie zoologist probing around the den of a sleeping bear quickly learns. तो इसमें यह है कि विंटर स्लीप, और इसको हमने हाइबरनेशन या टॉपर के साथ मिक्स इसलिए नहीं करना क्योंकि विंटर स्लीप जो है उसके अंदर एनिमल इतना ज़्यादा इनएक्टिव नहीं होता कि वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि स्लीप की कंडीशन में चला जाए या इनएक्टिव हो जाए, बल्कि उसको अगर बाहर कोई भी खटका फील होता है, कोई भी आवाज़ आती है, कोई भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है तो फ़ौरन वो अलर्ट हो जाता है और वो उठ सकता है. तो इसमें बॉडी के टेम्परेचर जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं गिराए जाते, बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जाता, क्योंकि ये मैमल्स के अंदर या बड़े एनिमल्स के अंदर है तो उनके अंदर एंडोथर्मिक हैं और वो उनके पास लार्ज एनर्जी रिजर्व्स भी मौजूद हैं जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन ही रखते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ इनएक्टिविटी इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन. एस्टिवेशन है तो इनएक्टिविटी की स्टेज, लेकिन ये विंटर की नहीं बल्कि ड्राइनेस की कंडीशन में अमूमन जो है वो गर्मियों के मौसम के अंदर जब एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन. It is a period of inactivity in some animals that must withstand extended periods of drying. The animals usually enter a burrow and as its environment begins to dry, इन normally अपने बिलों के अंदर या ठंडी जगहों पर जाकर छुप जाते हैं animals. It generally does not eat or drink and emerges again after moisture returns. ये उन animals में ऑब्जर्व किया जाता है जो कि अमूमन ठंडे या मॉइस्चर में रहने के आदी होते हैं. जब ड्राइनेस आने लगती है तो ये बिलों में छुप जाते हैं और उतना अरसा छुपे रहते हैं जब तक मॉइस्चर वापस आता है या बारिशें होती हैं या पानी वापस उनको मिलता है. Estivation is common in many invertebrates. For example, some arthropods enter a substrate of drying pond and stream and remain inactive until the pond or stream fills with water again. The Australian burrowing frog and chakwalas basically आते हैं reptiles के अंदर. They are vertebrates that live in dry habitats and withstand seasonal droughts by estivating. तो इसमें मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल आती हैं. कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं जो कि ड्राइंग पीरियड्स को बर्दाश्त करने के लिए, उसमें ज़िंदा रहने के लिए बिलों में चले जाते हैं या गहरी जगहों पे छुप जाते हैं, जैसे तालाब की या स्ट्रीम के अंदर ले लें कि वो उसकी जो तह होती है उसमें मड में जाकर छुप जाते हैं और जब पानी वापस आता है तो दोबारा पानी में निकल के बाहर आ जाते हैं.